एक ही व्यक्ति हो, जो मुस्लिम मरा है उसको भी श्रद्धांजलि, 27 हिंदुओं को भी श्रद्धांजलि, लेकिन ये कह देना कि उस एक मुस्लिम के हत्याकांड से उस पूरे अपराध की प्रक्रिया, प्रकार और नेचर बदल जाएगा, ये इनकी मानसिक दिवालियापन का है। क्योंकि अगर उनको केवल मुस्लिम भाइयों को ही इनकी हत्या करनी थी तो अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहीं पर भी किसी को भी उसके एरिया में इतना अंदर प्रवेश करके इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी, अगर केवल हत्याकांड करना था। 2000 में 35 सिख मारे गए थे, अंदर आना पड़ा। इसी तरीके कश्मीरी पंडितों की हत्याकांड करना पड़ा, अंदर आना पड़ा। इसी तरीके, हाँ जी, और इसी तरीके से अगर यात्रियों की हत्या करनी पड़ी, सैलानियों की हत्या करनी पड़ी तो अंदर आना पड़ा। इतना रिस्क उठाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। 3 बार रेकी करने की ज़रूरत नहीं थी। 3 बार रेकी इसीलिए किया था कि कहाँ पर शिकार बैठा है, और हो सकता है कि हमारे कुछ अवांछनीय तत्वों ने बता दिया कि आज शिकार अच्छा है, आईबी के और सेना के अधिकारी हैं, आज मौका अच्छा है शिकार का। वहाँ के थानाध्यक्ष को हटाया गया है आज ही। अगर हटाया गया है तो इस बात का इंगित करता है, आप कहीं भी पर्यटक को ले जाते हैं और ऐसे संवेदनशील स्थान पे वहाँ की एक पूरी एक ड्रिल होती है, एक पुलिस व्यवस्था की जाती है। और अगर उनको मालूम था कि नेवल अफसर और आईबी के अफसर जा रहे हैं तो किसने मुखबिरी की? होटल वाले ने। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कैब वाले ने, टूर ऑपरेटर ने, फ्लाइट ऑपरेटर ने, होटल वाले जी, ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल या तीनों ने। अब ये तो जांच का विषय है, किसका पता लगेगा, लेकिन ये एक जांच का बिंदु कि जब वहाँ अधिकृत नहीं थे, बिना पुलिस की इजाज़त के वो गए कैसे? सर आप ये कह रहे हैं कि बिना परमिशन के बैसरन घाटी वो खोली गई थी? जी, ये चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि अगर विदेशी नागरिक गए थे तो विदेशी नागरिक इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत उनका पंजीकरण होता पुलिस अधीक्षक के यहाँ। आप तो कहिए कि जैसे कानपुर है, यूपी का कोई ज़िला नोएडा है, आज मान लीजिए कि कोई अमेरिकी नागरिक आता है, पुलिस कमिश्नर नोएडा के यहाँ उसकी इत्तला 24 घंटे के अंदर अगर नहीं की होटल वाले ने, तो होटल का लाइसेंस ही कैंसिल नहीं होगा, वो जेल भी जाएगा। ये तो नोएडा की बात बता रहा हूँ। तो कश्मीर में क्या आपने ज़रूरी नहीं समझा कि पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जहाँ पे बिल्कुल इतना संवेदनशील मामला है वहाँ पुलिस का कोई QRT, कोई प्रोटेक्शन, कोई आउटर कॉर्डन, कोई इनर कॉर्डन, और अगर नहीं लगाए तो क्यों नहीं लगाया आपने? ये तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना आरोप लगाना मेरे मिजाज में है। बहुत अच्छा काम कर रही है कश्मीर का प्रशासन और पुलिस, लेकिन अगर हम कहीं कोई दुर्घटना होती है उसकी चर्चा करना, उसकी बारीकी में देखना कि इस प्रकार की घटनाओं की, दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। तो मैंने आपको 3-4 चूकें बताई। विदेशी भी था तो उसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरी चीज़ थी कि अनधिकृत क्षेत्र में आप ले गए, किसकी अनुमति से ले गए? और अगर ले गए तो वहाँ वांछित सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की आपने? सुरक्षा व्यवस्था अगर वांछित होती तो घटनाक्रम रोका जा सकता, मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो जाता, रोका जा सकता था, भागने के रास्ते बंद हो सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इस बात की पीड़ा पूरे देश को है। और इसको हम देखें, आगे इस प्रकार की दुर्घटनाएं, हत्याकांड न हो, इसलिए हम जांच करने को, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। विपक्ष हो गया या जो भी मतलब सवाल पूछने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि कब जवाब देंगे? ये राफेल क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए लेके आए गए? अब नींबू मिर्चा लगाने को आप क्या कहें? किसी आपने, मैं भारत में नहीं, विश्व में अगर किसकी कहीं मिसाल मिली हो नींबू मिर्ची की तो हमें बता दीजिए। विश्व में ऐसी कोई मिसाल होगी कि आप कब हमला करेंगे? वास्तविकता ये है कि ये सवाल ही अनर्गल है, और ये पूछना सामरिक दृष्टिकोण से आप कब सवाल करेंगे? किसी सैन्य अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से आप करेंगे, आप चले जाएंगे जेल। कि आप गोपनीय सवाल पूछ रहे हैं, सामरिक महत्व के सवाल की जानकारी आप क्या जासूस से पहले हमें ज़रा पूछना पड़ेगा, आप किसकी जासूसी करने आए हैं और किससे कितनी रिश्वत खा के आए हैं? आपको हक क्या है पूछने का कि हम कब आक्रमण करेंगे, कब हम युद्धाभ्यास करेंगे, या कब हम अपनी कुमुख और कौन सी कुमुख कहाँ पर मूव करेंगे? ये सवाल ही अनर्गल है। मतलब इस तरीके के सवाल करने वाले लोगों के ऊपर संदेह के घेरे में भी आ सकते हैं। संदेह घेरे में आ सकते हैं कि आपने 10 सवाल की, गलती में किसी ने अगर बता दिया उजलत में आकर के, तो पर्चा आउट नहीं होगा। ये सवाल करना ही औचित्यपूर्ण नहीं है। इस समय सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। पूरा राष्ट्र एकजुट दिखाई पड़ना चाहिए, पूरा राष्ट्र दिखाई पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान और POK को मटियामेट करना है, POK को लेना है, पाकिस्तान को मटियामेट करना है। ये सर हो पाएगा? POK वगैरह आपको लग रहा है कि आ पाएगा अपने उस पर? यही सवाल इजराइल और हमास के युद्ध के पहले कहा गया था। हमास का क्या है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो संभावना तो हर चीज़ की है, लेकिन भारत जो है वो हमारे यहाँ सनातनी परंपरा का है
लंका जीतने के बाद भगवान ने वापस कर दिया विभीषण को, बांग्लादेश जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को वापस कर दिया। पीओके तो था ही हमारा, पंडित जी ने जाकर के संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह की बात कर ली और युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वरना अभी ब्रिगेडियर उस्मान होते, ब्रिगेडियर उस्मान चढ़ बैठे होते तो पीओके के साथ साथ 2-4 शहर पाकिस्तान के भी निकाल लाते, लेकिन चूक थी हमारी। सर लास्ट सवाल लेंगे कि ये जो कल मॉक ड्रिल की बात कही गई है, ये क्या होता है? इसको लेकर के जैसे पूरे देश में अलर्ट की बात कही गई है, इसमें मतलब आम जनता का क्या इसमें कुछ लेना देना होता है और किस तरीके की तैयारी होती है, क्या होता है? ध्यान से सुने, आप तो बच्चे हैं। सन 65 और 71 मैंने युद्ध देखा था, विद्यार्थी था। ये पूर्वाभ्यास होता है, रिहर्सल। मैं 3 शब्द कह रहा हूँ, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। एक चीज़ को कितनी बार, आप जैसे ये पकड़े हैं, आपको आदत है, आपका एक प्रैक्टिस हो गई है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे पिस्तौल चलानी हो तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, निकाल करके एम लेके हम चला दूंगा, क्योंकि रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन, हैबिट। इसी तरीके से मॉक ड्रिल होती है। एक सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पूरा पुलिस प्रशासन, मैजिस्ट्रेसी, अस्पताल, जल विभाग, बिजली विभाग, ये एकीकृत होकर देखता है कि इस प्रकार से अगर हवाई आक्रमण आदि आक्रमण होता है, दुर्घटना होती है, बम विस्फोट होता है, तो आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, शेल्टर होम कहाँ है, सायरन की आवाज़ कैसी होती है, कितनी देर तक सायरन बजता है, ब्लैकआउट कैसे करते हैं, कार पे अगर आप चल रहे हैं सायरन बजता है तो आप लाइट ऑफ करके कार को कैसे खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, और अंदर आप अपने पास पीने का पानी, दवा, जो ज़रूरी सामान है, टॉर्च, इस पर रखेंगे, जिससे कि जब ब्लैकआउट होता है आप बिल्कुल तैयार हों हर चीज़ के लिए और अगले कदम के लिए आप तैयार हों। इसी को मैं कहता हूँ रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन, हैबिट। किसी अफवाह में न पड़े, कोई पैनिक की बात नहीं है, ये हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि कल हो रहा है, विशेष परिस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसकी सर्वत्र चर्चा है। 13 एक कैटेगरी, 201 2 सेकंड कैटेगरी, 45 सी कैटेगरी के शहर हैं भारत में जिनमें ये कल प्रस्तावित है। और जब हो रहा है तो सबको इसमें भाग लेकर के अपने लेसन्स ड्रॉन होने चाहिए, जिसको कहते हैं कि आपकी ये जो सामान्य जो गतिविधियां हैं आदत में शुमार हो जाएं, जिससे भटकना न पड़े अगर वाकई ऐसी सिचुएशन आती है तो सर इसमें आम पब्लिक का मतलब कि क्या कुछ उसमें रोल होगा क्या? क्योंकि ये तो हो सकता है कि मतलब प्रशासन का और सेना का, इन लोगों का एक तरीके से वो होती होगी तैयारी है, इसमें आम पब्लिक का क्या है? सारा खेल ही आम पब्लिक के लिए तो कहने कि होटल में आम पब्लिक का क्या काम, होटल खाना किसके लिए बना रहा है, आम पब्लिक के लिए। इसी तरह सारा युद्धाभ्यास, सारा मॉक ड्रिल जनता के लिए हो रही है। जनता की सहभागिता से ही जनता तैयार रहेगी एक माकूल तरीके से तैयार रहने में और किसी भी आपदा विपदा से भली भांति उससे मुकाबला करने के लिए और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो जनता की सहभागिता न सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए, बल्कि अपने लिए भी आवश्यकता है कि सब लोग भली भांति इसमें भाग लें, नसीहतें लें, कोई समाधान चाहिए समाधान तत्काल ले लें। थैंक यू सर।